पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, सबसे पहले लालू यादव बीमार हैं। लालू यादव दिल्ली में एम्स में भर्ती कराए गए हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम लोग कामना करते हैं, क्योंकि लालू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर तो हैं ही, और अभी चुनाव है। वह जल्द स्वस्थ हों और बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें, यह कामना है। खैर, देखिए, बाकी बातें तो चलती ही रहती है, उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया। अब बिहार की सियासत पर आते हैं। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, बहुमत मिला। जैसा नरेंद्र मोदी चाहते थे, अमित शाह चाहते थे, वैसा हो गया। जेडीयू ने, एलजेपी ने, जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आरजेडी ने खुले तौर पर विरोध किया। पप्पू यादव भी बोलते रहे, उन्होंने भी विरोध किया। तो अब यह सवाल पैदा हो गया कि देखिए, बिहार की राजनीति में जहां 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, यदि निर्धारित समय पर होते हैं, तो ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक का, महागठबंधन का, या यूं कहें कि मूल रूप से आरजेडी का, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वह 32% की बुनियाद पर तो खरा ही है। यादव 14% और अल्पसंख्यक 18%। 18% में कई तरीके की चर्चाएं होती रही। 2010 में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों में नीतीश कुमार के प्रति भी सद्भाव दिखा था। और इस बार प्रशांत किशोर की चुनौतियां भी दिखाई पड़ रही हैं। प्रशांत किशोर भी बिल के बारे में जो पक्ष है उन्होंने रखा और मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन फ्रंट पर, मोर्चे पर आरजेडी रहा। इसके बाद यह माना जा रहा है कि जो 32% की किलेबंदी है, वह किलेबंदी और मजबूत हो गई। मुसलमानों की किलेबंदी तो और मजबूत हुई। हां, खतरा लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपने यादव वोट बैंक से ही है, क्योंकि जिलों में इतने तोप और गोप पैदा हो गए हैं, जो टिकट में इधर उधर होते ही अपना मुंह बना लेते हैं और फिर इधर उधर झांकने लगते हैं। तो यह जो बिल पास हुआ है, आगे राज्यसभा में भी पारित करा ही लेंगे, सरकार की जो तैयारी है। इस पर जो सियासत और इसका असर बिहार के चुनाव में, जेडीयू ने देखा ही, समर्थन किया और ललन सिंह बहुत जोर से बोले। चिराग पासवान की पार्टी का भी पक्ष सामने आया और इमारतें सरिया की लड़ाई भी आप देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इफ्तार पार्टी का बहिष्कार मुस्लिम संगठनों ने किया था। फिर इमारतें सरिया में पुलिस तक पहुंच गई और अशफाक करीम, जो पहले आरजेडी से राज्यसभा के सांसद थे, अब जेडीयू में शामिल हैं, उन्हें कैसे इमारतें सरिया ने अशफाक करीम को और कई दूसरों को निष्कासित किया। तमाम चीजें हो रही हैं। तो आज की चर्चा का पहला पहलू कि 32% की बुनियाद और मजबूत हुई। दूसरे पहलू में हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी की, क्योंकि दिल्ली में मुकेश सहनी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं। इसलिए कि एनडीए ने 2025 में 225 का टारगेट सेट कर रखा है और माना यह जा रहा है कि यह बगैर मुकेश सहनी के संभव नहीं है। मुकेश सहनी अभी महागठबंधन में है, लेकिन क्या मुकेश सहनी इधर उधर भी हो सकते हैं? खैर, तो यह दूसरा पहलू। पहले चर्चा करें 32% की किलेबंदी और जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसके मेरिट पर हम लोगों को अभी कोई बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर तो 12 घंटे अभी लोकसभा जी, की चर्चा लोगों ने सुनी और आज राज्यसभा में भी चर्चा सुनी ही लोगों ने। तो वो जी, उसके हर पहलू पर विचार हो चुका है। उसके मेरिट पर हम हम्म, लोगों को खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि वो पहले हम्म, उसके क्या अधिकार थे, अब क्या अधिकार हो गए। पहले मतलब जब गृह मंत्री ने ये साफ किया कि कोई गैर मुस्लिम उस बोर्ड में शामिल नहीं होगा, उनके अधिकार कम नहीं किए जाएंगे, या धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब और हम अमित शाह ने धार्मिक यह भी माहौल कहा कि हम तो लालू यादव के सपनों को पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे 2013 में हैं। लालू यादव ने जो कहा था वह भी सुनाया गया। हाँ, बिल्कुल वो सुनाया क्या वो उन्होंने, ललन सिंह ने भी अपने भाषण में कहा, और सबसे पहले उसको वो लालू यादव का जो वीडियो था वो सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया, जी, सोशल मीडिया में डाला वो वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि पटना का पूरा चौराहा वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल। एक पहलू है।
इसमें बार-बार जो ये बात उभर के आई कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप की बात नहीं है। ये जी, संसाधनों के प्रबंधन का मामला है, ज़मीन के प्रबंधन का, संपत्तियों के प्रबंधन का मामला है, जो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जो बिल जी, के ओवरऑल जो खाका है वो देख के ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके दूसरे भी पहलू हैं जिन पर अपोजिशन के लोगों ने पक्ष रखा और सरकार की पोल खोली। अब ये इसके बीच में अब मेरिट को हम लोग छोड़ दें, लेकिन जी, ये नैरेटिव पहले दिन से एस्टैब्लिश किया गया है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उनके धर्म के खिलाफ है, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। मतलब जी, इसको एक इमोशनल इश्यू बनाया गया है और वो हुँ, बनाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एआईएमपीएलबी, उसने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसने बिहार में पटना में एक बड़ा प्रदर्शन किया और उसके बाद बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन किया। ये तीन ही हुँ, जगहों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रबंधन हुआ और वो आप जानते हैं कि क्यों तीन ही जगह पर हुआ। क्योंकि जी, उनका दिल्ली के अलावा उनका मुख्य उद्देश्य नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को जगाना था कि आप जगिए, आप इसका विरोध करिए, क्योंकि आपके प्रति मुसलमानों का एक रुझान रहा है, आपका भी एक सद्भाव रहा है। तो खैर न बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू जगे न नीतीश कुमार जगे, दोनों की पार्टियों हुँ, ने बिल का समर्थन किया और बिल के पक्ष में वोट किया। तो वो प्रदर्शन जो हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ऑल इंडिया एमआईएम का और दूसरी विपक्षी पार्टियों का, उससे ये धारणा बनी है कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। और चूंकि जी, जब भी कोई मामला इमोशनल हो जाता है, उसके दूसरे जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी जब समाप्त हो जाती है, मामला इमोशनल हो जाता है, तो फिर उसमें किसी लॉजिक, तर्क या दूसरी किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब ये बिल्कुल, आपने जो 25% की किलेबंदी की बात कही, उसी के लिए हमने ये भूमिका बांधी कि चूंकि जी, ये इमोशनल इशू हो गया है, इसको सीधे धर्म हुँ, से जोड़ दिया गया है, इसलिए अब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मुस्लिम समाज के लिए अछूत हो गई। आरजेडी के बिल्कुल, पक्ष में जो किलेबंदी है वो बाय डिफॉल्ट है। वो बाय हुँ, डिफॉल्ट इसलिए है क्योंकि अब बिहार में पूरे समाज का, देखिए, बहुत कोशिश की, कल भी बहस के दौरान हम सुन रहे थे अमित शाह ने बहुत बहस की, बहुत कोशिश की ये एस्टैब्लिश करने की कि मुसलमानों में ही बहुत जो से लोग हैं जो वक्फ के कानून में बदलाव चाहते हैं। वो बार बार जी, कह रहे थे कि शिया समुदाय चाह रहा है, वहाबी समुदाय चाह रहा है, पसमानदा मुसलमान चाह रहे हैं। ये कोशिश हुई है, लेकिन ये इस लेवल पर अब डिवीजन नहीं होना है कि एटलीस्ट इस मामले में समाज में, चाहे बिल्कुल, मुस्लिम समाज में जितना डिवीजन हो, एटलीस्ट हुँ, वक्फ के मामले में कोई डिवीजन नहीं होने जा रहा है। तो बिल्कुल, ये सारी कोशिशें बेमानी है। अब इन तमाम कोशिशों के बाद भी ये तय है कि जो एनडीए है वो अछूत है, 18% मुस्लिम वोट जो बिहार का है उसके लिए अछूत है, वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, वो अब किसी हाल जी, में नहीं जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर नीतीश कुमार के प्रति सद्भाव रखता था। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपने बिल्कुल, 2010 की मिसाल दी, जो हुँ, पसमानदा मुस्लिम है उनका एक रुझान नीतीश कुमार की तरफ था। और जब अली हुँ, अनवर को, इसीलिए पसमानदा मुस्लिम महाज की बात उठाने वाले अली अनवर को 2 बार राज्यसभा में भेजा नीतीश कुमार ने, तो अब वो भी छोड़ करके चले गए हैं, कांग्रेस पार्टी में है। हुँ, उन्होंने सबसे पहले पसमानदा समाज के बारे में लिखना हिंदुस्तान अखबार में कॉलम उन्होंने शुरू बिल्कुल, किया और हम अभी जाने समझे इस बात को। जी, तो अब वो समाज भी दूर हो गया जिसका एक हुँ, सद्भाव रुझान नीतीश कुमार के प्रति रहता था, कुछ हद तक चिराग पासवान की पार्टी, मतलब रामविलास पासवान के प्रति भी रहता था, उनकी पार्टी के प्रति भी रहता था। अब वो बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये बात भूल जाए एनडीए की उसको कोई वोट मिलेगा। एक जी, पक्ष तो ये हुआ। अब इसका दूसरा हुँ, पक्ष है कि जब एनडीए को नहीं मिलेगा तो क्या हुँ, पूरा का पूरा आरजेडी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को मिलेगा या प्रशांत किशोर उसमें डेंट कर सकते हैं, उसमें डिवीजन हो सकता बिल्कुल, है। ये बिल्कुल, दूसरा पक्ष है। हुँ, अब हम लोग अभी की स्थिति में ये कहने की स्थिति में है ज्ञानेश्वर जी कि कोई डिवीजन अब नहीं होने जा रहा है बाय नहीं होने जा डिफॉल्ट। रहा नहीं, है। जी, बाय डिफॉल्ट वो 18% वोट जा रहा है इंडिया ब्लॉक की तरफ, आरजेडी की जी, तरफ। मोटे तौर पर हुँ, आरजेडी कांग्रेस दोनों साथ हैं, तो हम लोग उसी का नाम ले सकते हैं, उनकी तरफ जा हुँ, रहा है। पहले अगर उनमें कहीं ना कहीं विभाजन होने का एक सोच ये भी थी कि प्रशांत किशोर हमारी बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे हितों की बात कर रहे हैं, हमारे साथ इफ्तार की दावतों में बैठ रहे हैं, वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, तो चला जाए। या जैसा हम लोगों ने बिल्कुल, बेलागंज उपचुनाव में देखा कि मुसलमान गए भी प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से हुँ, बड़ा, मतलब वो किला ढहा सुरेंद्र यादव का और जनता दल वहां बेलागंज सीट पर जीती, उसकी जो संभावना पैदा हुई थी उस पर विराम लग गया है। एटलीस्ट अभी के, अब बाद में स्थितियां कुछ बिल्कुल, बदले तो अलग बात है, लेकिन अभी बिल्कुल, उस पर विराम लग गया है। अब वो हुँ, 18% वोट एनडीए को हराने के लिए, बीजेपी जेडीयू हुँ। को हराने के लिए बाय डिफॉल्ट आरजेडी के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ जाएगा।
तो बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब प्रशांत किशोर को भी अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि वे कह रहे थे कि 40 मुसलमान उम्मीदवार हम देंगे, और जो दूसरे लोग हैं वह कहना शुरू कर दिए कि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर का कहना था कि हम आरजेडी को एक्सपोज करना चाहते हैं उन सीटों पर जहां मुसलमानों के वोट से यादव जीत जाते हैं। तो क्या अब भी संभव होगा कि मुसलमान प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे, यादव आरजेडी का उम्मीदवार होगा, फिर भी ये मुसलमान जो हैं मुसलमान उम्मीदवार को छोड़कर आरजेडी के यादव उम्मीदवार को वोट करेंगे? देखिए, अब उनका अब लक्ष्य होगा अब किसी तरह से बीजेपी जेडीयू को हरवाना है, जी। एनडीए को हरवाना है। उनका हम्म। लक्ष्य होगा ये। अब पहले तो हो सकता था कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कि हमारा उम्मीदवार जीत जाए, अगर आरजेडी का यादव है और प्रशांत किशोर ने मुसलमान दिया हुआ है, तो हम अपनी जाति के अपने अपने समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे दें ताकि कहीं वो जीत जाए या वो मजबूत हो, हमारी राजनीति मजबूत हो। एक धारणा ये रही होगी उनके मन में, ये सोच थी। लेकिन वो अब वो संभावना थोड़ी कम हो गई है, या वो संभावना तभी होगी जब मुसलमानों को ये लगेगा कि प्रशांत किशोर की क्या जो मुस्लिम उम्मीदवार है उसको प्रशांत किशोर कोई और वोट दिलवा पा रहे हैं। अगर कोई और वोट उनको मिल रहा है, प्रशांत किशोर अगर कोई और वोट उनको दिलवा पा रहे हैं, तभी मुसलमान देगा, नहीं तो वो फिर आरजेडी के यादव उम्मीदवार को वोट देगा, क्योंकि एटलीस्ट ये गारंटी तो है कि 14% यादव उसको वोट करेगा। और फिर हम 18% मुसलमान अगर मिल करके उसको करते हैं तो क्या पता कुछ और वोट लेकर के वो चुनाव जीत जाए। तो अभी एनडीए के उम्मीदवार को हराना उनकी प्राथमिकता होगी। अभी थोड़े दिन पहले तक ये प्राथमिकता दिख रही थी कि वो अपनी राजनीति, अपने समुदाय की राजनीति मजबूत करने के लिए जोखिम लेकर के और प्रशांत किशोर को भी वोट कर सकते हैं। वो जोखिम ले सकते हैं कि भले जीते हारे, लेकिन अगर हमारे उम्मीदवार को हर बार 40 सीटों पर या 50 सीटों पर अच्छा खासा वोट आता है तो वो करते हैं ताकि अगली बार से लोग हमारे समुदाय के उम्मीदवार को टिकट दें। ये एक राजनीति का एक उनके दिमाग में ये बात रही हो सकती है, लेकिन अब उस पर इल्जाम लग गया है। अब उनका पहला क्योंकि आरजेडी से एक शिकायत रही है ना कि लगातार चुनावों में जो मुसलमान उम्मीदवार हैं वो कम किए जाते रहे, और इसका अफसोस और इसका गिला शिकवा भी आरजेडी के नेतृत्व के प्रति मुसलमानों को है। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पहले से अपने रास्ते बंद कर रखे थे और जहां एक खिड़की खोल रखी थी, देखिए एनडीए के प्रति बीजेपी के लिए रास्ता बंद कर रखा था, एनडीए के लिए खिड़की खुली हुई थी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ। लेकिन अब वक्फ बिल पर उनके सांसदों के रवैये के बाद वो खिड़की भी बंद हो गई, मतलब दरवाजे खिड़की बंद हो गए। तो एक उस नाराजगी के बावजूद, देखिए उसमें एक हम मिसाल दे दें दिल्ली की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कम नाराजगी नहीं थी मुसलमानों की, बड़ी नाराजगी थी, बहुत ज्यादा नाराजगी थी। एक तो नंबर्स कम थे, और दूसरे कोरोना के समय जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात को बदनाम किया था, उनके ऊपर कोरोना फैलने का ठीकरा फोड़ा था, या जिस तरह से पूर्वी दिल्ली के 2020 के दंगों के समय जिस तरह से अनदेखी की थी अरविंद केजरीवाल ने, जैसी चुप्पी साधी थी, मुस्लिम समाज बहुत ही ज्यादा नाराज था। हम तो दिल्ली में है, हमने ग्राउंड पर अपने फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, बड़ी नाराजगी थी। लेकिन एक एक वोट गिनकर आम आदमी पार्टी को पड़ा, एक एक वोट गिन करके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जो 6% वोट मिला है, वो किसी मुगालते में कांग्रेस को रहने की जरूरत नहीं है कि उसमें मुसलमान का वोट है, उसमें कोई वोट नहीं है। वो वोट एकदम गया है आम आदमी पार्टी के साथ, तमाम नाराजगी के बावजूद। तो वही स्थिति बिहार में हमको दिख रही है कि जो नाराजगी है, और वो नाराजगी कायम इसलिए रहेगी ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड अब राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और इसके नियम बनेंगे, और तुरंत ही नियम बनेंगे। नियम बनाने में सरकार देर नहीं करेगी, क्योंकि कानून को तुरंत इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट होने के साथ ही इस पर लड़ाई, इस पर आंदोलन शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कहा कि हमने पहले कहा हुआ है कि हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसका मतलब कि कानून बनते ही तत्काल इस कानून को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, और एक नहीं कई याचिकाएं आएंगी, कोर्ट की लड़ाई आपको पता है वो शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद जो है, उसके दोनों नेताओं ने, महमूद मदनी और अरशद मदनी, दोनों ने कल कहा कि हम लड़ाई छेड़ेंगे पूरे देश में इसके लिए। तो अब आप ये मान के चलिए कि असदुद्दीन ओवैसी हो, मदनी चाचा भतीजे हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो बदरुद्दीन अजमल की, इस तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो केरल की, ये तमाम पार्टियों की तरफ से याचिका डाली जाएगी, कानूनी लड़ाई होगी, सड़कों पर लड़ाई होगी, इसका आंदोलन, इसका विरोध होगा। तो जब इसकी बात सुलगती रहेगी, हम इस बात की, कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि बिहार में मुस्लिम समाज उसके प्रभाव में नहीं आएगा, उसके असर में नहीं आएगा। जब ये तमाम भावनात्मक मुद्दा इतना उबाल लिए रहेगा, तो उसका असर उनके राजनीतिक व्यवहार पर पड़ेगा, उनके मतदान व्यवहार पर पड़ेगा। वो तमाम सद्भाव रखने के बावजूद प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएंगे,
या बहुत कहीं कहीं जहां दिखेगा कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट दूसरा वोट ले आ रहा है और इनके हम्म। वोट से चुनाव जीत सकता है, वहीं जाएंगे। बाकी उनका पूरी तरह से अब सीमेंटेड हो गए आरजेडी के साथ और इंडिया ब्लॉक के साथ। नहीं चूंकि ठीक है, उनको आरजेडी के साथ सीमेंटेड हो गए, इंडिया ब्लॉक के साथ सीमेंटेड हो गए, लेकिन कल हमने देखा कि भाई ओवैसी ने बिल की प्रति ही फाड़ दी। हाँ, और बिहार में ओवैसी भी चुनाव लड़ते रहे, आपने देखा ही था 2020 में 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। उनमें से 4 तो तेजस्वी यादव ने तोड़ दिए, और ओवैसी बार-बार कहते हैं मुझे तेजस्वी यादव से बदला पूरा करना है, बदला चुकता करना है। तो ओवैसी के उम्मीदवार फिर सीमांचल में दिखाई पड़ेंगे। तो क्या ओवैसी अब फैक्टर रह जाएंगे इन परिस्थितियों में भी उनके उम्मीदवार? क्या ओवैसी की पार्टी बिहार में आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का खेल बिगाड़ेगी, या फिर बिल्कुल ही मुसलमान सीमेंटेड होकर ओवैसी को भी भूल जाएंगे, प्रशांत किशोर को भी भूल जाएंगे, और इंडिया ब्लॉक में मतलब तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आंख बंद करके समर्थन देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल देंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अच्छा इंटरवेंशन है, मतलब अच्छा ये पहलू है इसमें कि प्रशांत जी। किशोर के अलावा कम से कम सीमांचल के उन इलाकों में जहां अभी भी उनके अख्तर उल इमान जहां लोकसभा चुनाव लड़े थे और उनको बहुत ही बढ़िया वोट आया, पिछली बार से ज्यादा वोट आया, जी बिल्कुल। तो उन इलाकों में क्या एमआईएम का असर रहेगा, इसके लिए हम्म। आप दो चुनाव देखिए। हम दो चुनावों की मिसाल देंगे, महाराष्ट्र की और दिल्ली की। हम्म। दोनों जगह जहां एमआईएम ने पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार वहां हम्म। उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस रही, उनको वोट नहीं मिला उस अनुपात में जैसा पहले मिला हुआ था। और उसका जी। कारण क्या है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव के या उसके भी पहले हम बार बार कहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से एक तरह का पोलराइजेशन कांग्रेस के इर्द गिर्द शुरू हुआ है मुसलमानों का। उनको लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर देनी है तो कांग्रेस के साथ रहना होगा। कांग्रेस के साथ का मतलब कांग्रेस के अलायंस के साथ। तो कांग्रेस बिल्कुल। के अलायंस के साथ रहने की वजह से बिहार में ओवैसी का फैक्टर निगेट होगा, ओवैसी का फैक्टर न्यूट्रलाइज होगा, उनके प्रति हम्म। सद्भाव होगा। लेकिन लोग उनको वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई वोट नहीं है। कोई भी दूसरा बिल्कुल। वोट अगर उनके पास होता, अगर वो जिस तरह से पिछली हम्म। बार उन्होंने एक अलायंस किया था जब उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी पार्टियों को अपने साथ एक अलायंस बनाया था, उस तरह का भी जी। एक अलायंस होता तो कुछ सीटों पर उनको वोट देने के बारे में मुसलमान सोच सकते थे। अभी हम्म। उन सीटों पर थोड़ी बहुत वोट की संभावना हम देख रहे हैं, जहां मान लीजिए 70% 75% मुस्लिम है और 4 मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं और ये खतरा नहीं है कि कोई दूसरा जीत जाएगा। वहां हो सकता है कि उनको वोट मिले, लेकिन जी। एक फोर्स के तौर पर बिहार में वो जितने पोटेंट फोर्स थे पिछली बार, उतने पोटेंट फोर्स नहीं रह जाने हैं। उनकी स्थिति वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। अब इस वजह से हम्म। न्यूट्रलाइज हो गए हैं कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को लेकर के एक धारणा मुसलमानों में बनी है कि ये बीजेपी से लड़ रहे हैं, इनको मजबूत करना है, तभी बीजेपी को बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर रोका जा सकेगा। भले आप हम्म। संसद और विधानसभा में नहीं रोक पाए, लेकिन जब आपने मजबूत बना दिया कांग्रेस को और अपोजिशन को, आज उनके 232 वोट कल पड़े हैं वक्फ के विरोध में। अब सोचिए अगर जी। पिछली संसद होती तो 150 वोट पड़ते। तो आज ये तो दिख हम्म। रहा है कि 232 वोट पड़े हैं और सड़क पर भी उतर के लड़ने के लिए एक विपक्ष मजबूत हुआ है। तो उनकी जी। कोशिश हो उस विपक्ष को मजबूत हम्म। क्योंकि इस बार चांसेस बिहार में उस अपोजिशन के जीतने के भी हैं। तो इसकी हम्म। वजह से और उनको ये दिख रहा है कि पूरा यादव सीमेंटेड है 14%, अगर 18% उसके साथ जुड़ता है तो उनके चुनाव हम्म। जीतने की संभावना को मजबूत कर देगा। तो इन 2-3 जी। कारणों से वैसे का फैक्टर हमको लगता है कि वहां न्यूट्रलाइज होगा। बिल हम्म। फाड़ना एक अतिवादी कदम है, जो इसके पहले हम्म। कई बार दूसरे और लोगों ने भी हम लोगों ने बिल्कुल। देखा है किस तरह से हम्म। राजनीति प्रसाद को भी हम लोगों ने बिल फाड़ते देखा है, और शरद यादव और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की जो यादव तिकड़ी त्रयी थी, जो महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह से उन्होंने किया, वो सब भी हम लोगों ने देखा है। बाहर हम लोगों ने राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ते भी देखा है। तो उसका कोई वो एक आपको पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स हो गई कि आपने एक बिल्कुल। कला का प्रदर्शन किया, अपनी पॉलिटिक्स के एक कला का प्रदर्शन किया, उससे कोई बहुत जमीनी स्तर पर मजबूती हो जाएगी ऐसा नहीं है। उन्होंने एड्रेस किया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो हैदराबाद में, उससे ज्यादा जी। बाहर अभी के समय में अभी जो स्थितियां हैं, वास्तविकता है, उसमें उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। अभी ये हम्म। 32% ज्ञानेश्वर जी मान के चलिए, जहां से आपने बात शुरू की थी, वो एकदम जी। सीमेंटेड है आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के साथ बिहार में, हम्म। एकदम सीमेंटेड हम्म। है। उसमें कोई बिखराव अभी हमको नहीं दिख रहा है। चलिए, तो देखिए 32% तो सीमेंटेड है, और यह भी सच है कि 78% वोट ही इन दोनों गठबंधनों को प्राप्त होते हैं, 22% तो फ्लोटर्स हैं। तो 32% के आगे कैसे बढ़ेंगे तेजस्वी यादव, यह गंभीर सवाल है, यदि उन्हें सत्ता हासिल करना है तो। और इस बीच दिल्ली में जो चर्चाएं हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूं, आज पटना वापस हो रहा हूं, तो दिल्ली में चर्चाएं ये है कि देखिए विनोद तावड़े अब बिहार में सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं,
क्या प्रचार करना है, क्या बोलना है, तेजस्वी के बारे में क्या बोलना है, लालू यादव के बारे में क्या बोलना है, नीतीश कुमार के बारे में क्या सफाई देनी है, यह भी बताया जा रहा है। क्योंकि जो टारगेट सेट किया गया है 2025 में 225, लेकिन अंदर खाने में भी यह बात मानी जा रही है। देखिए, मैं दिल्ली में कई नेशनल टीवी के शो में भी गया, लोग पूछते हैं कि आज की तारीख में आप बिहार में किसे एज देंगे? तो मैं कहता हूं कि देखिए, एज तो है एनडीए को, लेकिन लड़ाई एक तरफा नहीं है। 225 का टारगेट आज सच नहीं है कि 225 हासिल कर लेंगे। और ये यदि आप अनौपचारिक बातचीत करेंगे तो एनडीए के नेता भी स्वीकारते हैं, लेकिन कहते हैं कि 225 के करीब हम पहुंच सकते हैं, बशर्ते मुकेश सहनी उधर से इधर आ जाए। तो मुकेश सहनी को उधर से इधर लाने की कवायद भी चल रही है। अभी प्रारंभिक कवायद है और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्हें तमाम तरीके के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी को क्या तेजस्वी यादव अपने पाले में संभाले रखते हैं, क्या उनकी शर्तें मान ली जाती है। तेजस्वी यादव ने तो अभी नहीं कहा है, उन्होंने कहा था बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूं। और दिल्ली में यह भी खबर है कि बीजेपी के लीडरशिप ने यह माना है कि बिहार में सहनी पॉलिटिक्स, बिहार में मल्लाह पॉलिटिक्स में जिन लोगों पर अब तक बीजेपी ने दांव लगाया है, वे उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। चाहे वह राजभूषण चौधरी निषाद हो, चाहे दूसरे सहनी नेता हो। देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद की तो किस्मत ही खुल गई, वह मुकेश सहनी की पाठशाला के छात्र रहे हैं। और मैं बहुत करीब से जानता हूं कि राजभूषण चौधरी निषाद की पत्नी मुकेश सहनी पर गर्म हुआ करती थी कि आप इन्हें राजनीति में क्यों जबरिया घसीट रहे हैं। लेकिन किस्मत कहां किसको पहुंचा देती है। तो राजभूषण चौधरी निषाद भी बिहार में मुकेश सहनी बनने की कोशिश कर ही नहीं पाए और बन भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के भीतर यह है कि मुकेश सहनी उधर से इधर आ जाए। तो मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चाएं हैं और तेजस्वी यादव क्या उन्हें संभाले रख पाएंगे, क्योंकि 60 सीटों की बात वे करते हैं, इधर तो सीटें कम है। दिल्ली में एक फार्मूला यह भी बताया जा रहा है कि 100 सीट बीजेपी, 100 सीट जेडीयू, 22 सीट एलजेपी और 7-7-7 तीनों। लेकिन मुकेश सहनी इस पर मानेंगे नहीं, यह मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं। और मुकेश सहनी बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि वह कहते हैं कि आरक्षण का मसला है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब मुकेश सहनी को लेकर के 3-4 बातें हैं जो आपने ही कहा, उन बातों से जो 3-4 बातें निकल रही हैं, उसमें एक तो आरक्षण का मुद्दा है। वो चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहें तो अब बढ़िया है, नहीं तो प्रभारी भी कम से कम कहें कि उनको हम उस तरह से आरक्षण देंगे जैसे दूसरे कई राज्यों में शामिल किया गया है। मतलब वो चाहते हैं एससी का आरक्षण जो मिल रहा है उस तरह उसमें आरक्षण उनको शामिल करके दिया जाए। तो ये कोई भी पार्टी ये जोखिम नहीं ले सकती है। आप एक पिछड़ा ऑलरेडी नीतीश कुमार ने बिहार में किया हुआ है, और अगर उसके जो आरक्षण बढ़ाया है उसके हिसाब से अपने आप आरक्षण बढ़ जाना है। ये दूसरी तरफ से नीतीश कुमार ने तो सिफारिश करके रखी है, सिफारिश भेज के रखी है, सिफारिश की हुई है, और आरक्षण बढ़ाने का जिस पर हाईकोर्ट ने अभी अदालत ने रोक लगा दी है, अगर उस हिसाब से आरक्षण बढ़ के 75% हो जाता है तो अपने आप आरक्षण बढ़ भी जाएगा, हिस्सेदारी बढ़ भी जाएगी। तो ये समझाया जा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि देना दे नहीं देना बात की बात है, कम से कम घोषणा हो जाए, कोई कमेटी बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया जाए, नहीं तो हम क्या चेहरा लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। नहीं, इस बार तो कह रहे हैं घोषणा से भी बात नहीं बनेगी, इस बार तो वह दूसरी बात कर रहे हैं और बहुत कड़ी शर्त रख रहे हैं। मैंने ही पॉडकास्ट किया था मुकेश सहनी का कि घोषणा नहीं, हाँ यदि कर दे तो हम जान भी दे देंगे। हाँ नहीं, लेकिन आप सोचिए ना, कैसे कर सकता है कोई आदमी? 20% दलित का वोट है, उसमें आप कैसे कोई दूसरा आरक्षण दूसरी एक मजबूत जाति को, जो सामाजिक रूप से उस तरह से कमजोर जाति नहीं है जैसे दलित है, या अति पिछड़ों में भी जैसे दूसरी अनेक जातियां हैं उस तरह से कमजोर जाति नहीं है मल्ला। देखिए, ये तमाम बातें जो कहते हैं अपने राजनीति के लिए, हर जाति का राजनीति के लिए, तो आजकल चारों तरफ ठाकुर और ब्राह्मण लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? बड़े लोग जो मराठा जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है, वो पिछड़ा आरक्षण में घुसने के लिए बेचैन है, तो बाकी लोगों के लिए क्या कहा जाए? लेकिन ये गेम कोई भी, ये जोखिम इस समय चुनाव के समय में कोई भी पार्टी नहीं ले सकती है। इस हकीकत का अंदाजा उनको भी है कि उसमें कोई छेड़छाड़ अभी नहीं होना है। बिल्कुल। आप
आप चूंकि इस पिच पर ले जा चुके हैं बात को कि आरक्षण के इस मुद्दे को कि अब आपके लिए छोड़ना वो मुश्किल हो गया, आप सांप चुचुंदर वाली स्थिति हो गई है, तो उससे निकलने का कोई वे आउट आप खोज रहे हैं, कोई रास्ता मुकेश सहनी उसमें खोज रहे हैं, वो मिल जाए तो बढ़िया है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या आप कोई ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, कोई ऐसा जोखिम लेने को तैयार है जिसमें जोखिम मतलब जोखिम है, तलवार के धार पर चलने की तरह है, लेकिन अगर सही हो गया, आपका गैम्बल सही हो गया, तो आप इतिहास बनाने वाले होंगे। 20 साल के शासन के बाद अगर एनडीए को सत्ता से बाहर करने में आपकी भूमिका आप निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं, ये असेसमेंट आपका है कि नहीं ग्राउंड का, कि जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 32% मुस्लिम यादव का वोट कंसोलिडेटेड है, और इसके अलावा भी कुछ वोट, खासतौर से दलित का जो एक 5% का वोट है, राम वोट, जिस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, वो वोट उसके साथ है। अगर उसके साथ एक जुड़ जाते हैं एक्स फैक्टर की तरह मुकेश सहनी, तो वो गठबंधन चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, इसका आकलन उनको करना होगा। अगर उनको ये समझ में आ जाता है, जमीनी हकीकत वास्तविकता भांप लेते हैं वो, और इंडिया ब्लॉक के साथ बने रहते हैं, तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे अगर उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो डिप्टी सीएम का तो उनका पद होगा, लेकिन उनका कद उस पद से बहुत बड़ा होगा। वो नीतीश कुमार की 20 साल की सत्ता को खत्म करने वाले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार अगर पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक में बने रह जाते, तो 2024 के चुनाव की तस्वीर दूसरी होती। ये हो सकता है कि नहीं बन पाती एनडीए की सरकार, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार फैक्टर थे जो उधर चले गए एनडीए की तरफ, और एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दी। अब वो स्थिति, वो भूमिका निभाने का समय मुकेश सहनी का है। उनको तय करना है कि वो एनडीए की तरफ आकर के इसकी न सिर्फ जीत सुनिश्चित करते हैं, बल्कि 200 से ऊपर संख्या ले जाने में अपनी भूमिका बनाते हैं, या इंडिया ब्लॉक में रह करके उसकी जीत सुनिश्चित करते हैं, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी जीत तो किसी की कोई सुनिश्चित नहीं बता सकता है, लेकिन ये स्थिति अभी दिख रही है। ये निश्चित रूप से है कि अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं एनडीए के साथ, तो एनडीए की जीत न सिर्फ सुनिश्चित हो जाएगी, बल्कि उसकी संख्या भी बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी 200 या 225 कहने की स्थिति तो नहीं है हम लोगों की, लेकिन वो ये एक बात ध्यान रखने की है, हमने पहले भी आंकड़ा कोट किया है कि अति पिछड़ा बीजेपी के साथ रहता है। और फिर हम दोहराते हैं कि जब बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो अति पिछड़ा का वोट उसको 52% मिला था उस समय, जब नीतीश कुमार और ये तीनों पार्टियां अलग लड़ी थी। जब विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जब तीनों अलग लड़े थे 14 के लोकसभा में, जब नीतीश कुमार 15 में चले गए आरजेडी के साथ, तब भी 42% अति पिछड़ा का वोट कांग्रेस को, बीजेपी को गया था, और नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को मिलाकर के 36% ही अति पिछड़ा वोट मिला था। ये चुनाव बाद सर्वे हैं, उन सर्वे पर आधारित, वोटिंग पैटर्न पर आधारित ये आंकड़ा है। मतलब 42% वोट बीजेपी को मिला था और 36% मिला था महागठबंधन को, और वही 78% फिर आ गया, जो 22% किसी और को गया था। जब साथ में आ गए नीतीश कुमार और बीजेपी, तो अति पिछड़ा का 75% वोट उनको मिला, और नीतीश और लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 12% वोट मिला, यानी 13% अति पिछड़ा का वोट तब भी अन्य को गया। तो ये अब चाह रही है बीजेपी की जो 36% अति पिछड़ा है, उसका हम 90% वोट एटलीस्ट ले, और वो तब संभव हो जाएगा जब आ जाएंगे उनके साथ मुकेश सहनी, वो 90% वोट आ जाएगा। और उसके बाद वोट का आंकड़ा उसका मान लीजिए 15-75% अभी मिल रहा है अति पिछड़ा, अगर वो 90% लेने के टारगेट से लड़ते हैं, तो 225 सीटें भी उनकी सुनिश्चित हो जाएंगी, अगर 90% अति पिछड़ा का वोट आ जाता है तो। क्योंकि बार बार आप बताते हैं, हम दूसरे चैनल्स पर भी, आपको इंडिया न्यूज में भी आपने कहा है कि 70% सीटें ऐसी है जो 5 से 15,000 वोट के बीच जिनका फैसला होता है। तो उन सीटों पर अगर अति पिछड़ा पोलराइज होता है बीजेपी और मतलब एनडीए के साथ, तो वो सारी सीटें जीत सकती है, एनडीए जीत सकती है। तो नीतीश को ये, इनकी भूमिका ये है, और वो उनका सामाजिक जो समीकरण, सामाजिक जो समूह है, जिस समूह के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो सहज रूप से नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। तो जो होता है ना, हम लोग यहाँ जो खाने का मेजन जिस तरह से बिठाते हैं कि कौन सी चीज किस चीज के साथ ज्यादा फिट बैठती है, उस तरह से ये फिट बैठते हैं मुकेश सहनी एनडीए में। लेकिन वहां ये संकट है कि उनको सीटें दहाई में पहुंचेंगी, बड़ी मुश्किल से दहाई में सीटें पहुंचेंगी, 10 सीटें। बिल्कुल। यहाँ और इंडिया ब्लॉक में 40 सीटें मिलने की संभावना है। 60 तो वो कह रहे हैं, तो 60 तो कहने का एक कारण भी था, कांग्रेस पर भी दबाव डालना था, बनाना था, लेकिन 40 सीटें उनको मिल सकती हैं, जिसमें कुछ कैंडिडेट आरजेडी के होंगे।
25 कुछ लोग 30 30 सीटों से का। 40 का रहे हैं, 30 से 40 के बीच में आंकड़ा बता रहे 30 हैं। से 40 का आंकड़ा ये है, तो 30 अगर मिलती हैं तो 100% उनका कैंडिडेट होगा, उसमें कैंडिडेट नहीं देगी आरजेडी। कैंडिडेट के मामले जी में आरजेडी का दखल नहीं होगा। लेकिन अगर 30 से ऊपर सीटें मिलती हैं तो कैंडिडेट में आरजेडी का दखल होगा। आरजेडी अपना कैंडिडेट, अपना मजबूत उम्मीदवार उनको दे सकती है चुनाव लड़ाने के लिए। बिल्कुल। तो ये वहां अंतिम संभव बात, है। बिल्कुल अंतिम बात अजीत जी, कल राहुल गांधी ने आश्चर्यजनक तरीके से, देखिए बिहार पर नजर है, जो बिहार में पान आंदोलन चल रहा है, हाको रथम पान है, उनके नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता से मुलाकात की। और देखिए पान समाज भी बिहार में आरक्षण खत्म करने को लेकर, आरक्षण खत्म करने के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। वह भी पहले दलित वाली कैटेगरी में थे, उन्हें अति पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया गया है। और आईपी गुप्ता इधर के दिनों में हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं और कह रहे हैं 13 लाख लोग इकट्ठा होंगे। खैर यह तो दावे की बात है, लेकिन राहुल गांधी जिनसे मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, वे अब बिहार के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। और कल इंजीनियर आईपी गुप्ता से उन्होंने मुलाकात की और बिहार में पान जाति मतलब तांती तत्वा का जो आंदोलन है उसके पक्ष में खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की दिलचस्पी भी बिहार को लेकर बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनाव बिहार में ही है। हाँ, तो ये वही उसी उसी राजनीति, वही लाइन है। अति पिछड़ा वोट को, क्योंकि सबसे बड़ा वोट आधार तो अति पिछड़ा ही है। जाति गणना जी से उनके आंकड़े आए हुए हैं, 36% अति पिछड़ा है। और वो उनका रुझान मोटे तौर से एनडीए की तरफ, खासतौर से बीजेपी की तरफ रहा है। तो उनको हम्म अपने साथ जोड़ने का एक इंडिया ब्लॉक का एक अभियान है, मतलब सोच है, योजना है, उसकी रणनीति है। और अगर उसमें कहीं उम्मीदवार के जरिए, ओवरऑल तो नहीं हो सकता। हमको अभी चुनाव जितना नजदीक आ गया है, अभी हमको जी तुरंत नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हम लोग बार बार कहते हैं कि सोसाइटी में जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, वो अति पिछड़ों हम्म का, दलितों का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो मजबूत दबंग जातियों से है, जिसमें खासतौर से यादव के साथ है। तो उसको बिल्कुल ओवरकम करना अभी अभी तुरंत के समय में वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम्म उम्मीदवार के जरिए ही कहीं कहीं हम्म जहां आईपी गुप्ता या उस समाज का इन्फ्लुएंस है, वहां उम्मीदवार के जरिए ही कुछ वोट का डेंट कर सकें, तो वो प्लस होगा हम्म, इंडिया ब्लॉक में। तो अभी यही बिल्कुल कोशिश हो रही है कि जी एनडीए का जो वोट आधार है, उसके हम्म कोर आधार वोट में से कुछ भी वोट लेकर के, बेशक दशमलव में वोट हो, लेकिन वो वोट अगर आता है तो वो बोनस के तौर पर होगा। अभी अपना कोर हम्म वोट सिक्योर करना है कि कोर वोट अपने साथ रहे। जो हो गया 32% का कोर वोट सिक्योर हो गया है। उसके हम्म अलावा मुकेश सहनी अगर रहते हैं और दलित का एक वोट जुड़ा रहता है, तो ज्ञानेश्वर जी तय मानिए कि 2000, 1000, 4000 वोट का भी रुझान बिल्कुल बहुत बड़ा आ सकता है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, बिहार की सियासत बार बार करवट ले रही है और जो कुछ होगा वह आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, बिहार को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी ही रहती है। तो चलते चलते जिन दर्शकों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर लें। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो फेसबुक पेज को लाइक करें, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।